होने के बाद जारी है ई कॉन्क्लेव। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा संकल्प, महासंकट के बीच राहत का महाअभियान जो यूपी में चलाया जा रहा है, तो उसमें आखिर कौन सा वॉर प्लान है जिस पर सरकार काम कर रही है। आज आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो यूपी की परिस्थिति काफी बेहतर है। पर डे आने वाले केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रुक करेंगे हमारे अगले मेहमान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं, MOS मेडिकल एजुकेशन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। संदीप जी, आज हम डेटा के हिसाब से देखें तो यूपी की परिस्थिति काफी बेहतर नजर आती है। क्या पीक निकल गया है? मेडिकली अगर आप देखें तो किस तरह का आकलन अभी आप फिलहाल कर पा रहे हैं कि कौन से फेज में इस वक्त हम हैं? देखिए, अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो जिस तरह से अनुमान लगाया गया था, जो विशेषज्ञ कोविड के संबंध में अनुमान लगाते थे उत्तर प्रदेश को देखते हुए, उन्होंने आज एक आकलन किया था कि 1 लाख से पार हम कोविड के जो केसेस हैं वो पर डे हम क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए। और आज जिस स्थिति में हम हैं, जिस स्थिति में हमारा पीक पहुंचा यूपी में, हम 38,000 तक ही केसेस को हमने रिकॉर्ड किया कोविड के। उसके बाद हमने इसको कंट्रोल में ले लिया और आज जिस स्थिति में हम आए हैं, आज के जो हमारे कोविड केसेस हैं वो 2087 केसेस आज के हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से आज जो कोविड की ये सेकेंड वेव है, इसको उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और आमजन सभी लोगों के मिले जुले सहयोग से आज हम एक काबू की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। ये सेकेंड वेव अब एक काबू की स्थिति में है, क्योंकि जहां 38,000 आ रहे थे, अब लगभग 2,000 केसेस हमारे सामने पर डे आ रहे हैं। और रिकवरी रेट भी जो हमारा है उसको भी हमने 96.1% अब स्थापित करने में हम सब लोग कामयाब हो चुके हैं। जी, तो रिकवरी रेट यूपी का बढ़ता जा रहा है। अब 96.1 है रिकवरी रेट, लेकिन जो डेथ रेट है हमारा, उस पर अभी भी चिंता है। वो किस तरह से कम होगा, इसको भी लेके कुछ मंथन चल रहा है क्या अंदर? कुछ सजेशंस इसके लिए दिए जा रहे हैं, कुछ कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं कि डेथ रेट कम हो? जी बिल्कुल, देखिए यूपी का डेथ रेट कम सम जो है 1.1% समथिंग कुछ यूपी का डेथ रेट है, जो कि अगर हम और स्टेट्स के तुलना में देखेंगे तो यूपी में जो डेथ रेट भी है वो भी काफी कम है। सभी जितने भी हमारे RRTs हैं और निगरानी समिति हैं, खासतौर पे इनके माध्यम से जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। गांव-गांव तक जाकर के सभी जितने भी हमारे लोग हैं, RRTs के और निगरानी समितियों के माध्यम से उनको दवाई पहुंचाई जा रही है। और सबसे ज्यादा 3 T's, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इसके ऊपर हम लोग जोर देते हुए कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब उपचारित करते हुए, अगर कोई भी किसी भी पेशेंट में गांव में कोई थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको हम दवाइयां तुरंत उपचार दे करके उपचारित करने का कार्य कर रहे हैं। और अभी से जैसे कि थर्ड वेव की भी अभी से आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो उसको लेते हुए भी हमने जो बच्चे, उनकी भी ट्रेस करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और बच्चों के लिए भी जो दवाइयां हैं पर्याप्त मात्रा में वो निगरानी समितियों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं वह एक ऐसे अनुमान लगाए गए हैं जो थर्ड वेव अगर अनुमानित आती है तो वे सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे। तो उसके लिए भी हम सरकार अभी से कार्य योजना बना करके पूरी तरह से कार्य कर रही है। तो मतलब तीसरी वेव को ध्यान में रखकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रख के तैयारियां जो है वो और बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन सर, अभी हम देखें तो कोरोना का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मतलब चाहे वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो या जिस तरह से जिन मेडिकेशन और इंजेक्शन से कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, जो नेशन प्रोटोकॉल है वही सब जगह फॉलो होता है। पर उससे अब एक ब्लैक फंगस जैसी सेकेंडरी कंडीशन आ गई है। व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस, ये तीनों केसेस यूपी में हैं और ब्लैक फंगस के तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 1,000 के पार हैं। तो आपको लगता है कि क्या जो कोरोना का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, इस पर भी कोई मंथन होना चाहिए, या इस पर भी कोई एक नेशन वाइड कोई एक कमेटी या कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए कि हम एटलीस्ट उन सिचुएशन से बच पाएं जिनकी वजह से ये सेकेंडरी कंडीशन बनी है ब्लैक फंगस की? देखिए, ब्लैक फंगस का जो ये वायरस है कोई नया वायरस नहीं है। एक तो ये पुराना वायरस है, लेकिन जो इसका इन्फेक्टिविटी रेट है वो कोविड की वजह से जो दवाइयां इस्तेमाल की गई, जैसे कि आपने बताया, जो स्टेरॉइड्स वगैरह इसमें इस्तेमाल किए गए, और खासतौर पे काफी सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह पे स्टेरॉइड्स वगैरह का अर्ली स्टेज में इस्तेमाल कर लिया, जो कि किसी एक
मैं समझूंगा कि प्रोफेशनल की मतलब सलाह के सेल्फ बिना ही- मेडिकेशन जो है वो नहीं करना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर किसी बड़ी बीमारी और महामारी से आप लड़ रहे हैं तो खुद से नहीं करना चाहिए, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ब्लैक फंगस के पीछे एक बड़ा कारण ये भी निकल करके आया कि एकदम से जो ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, किसी को जहां से भी ऑक्सीजन मिली उसने अरेंज की, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का जो यूज था पेशेंट्स पर, उसने भी ब्लैक फंगस को बढ़ाया क्योंकि उसमें प्योरीफाइड ऑक्सीजन नहीं होती। देखिए पिछले दिनों जिस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि किसी ने भी इस तरह का अनुमान नहीं लगाया था, उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की मैं समझता हूं कि आमतौर पे खपत होती थी वो लगभग 300 मीट्रिक टन के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल में आती थी। और इस कोविड के आते ही अचानक से जो स्थिति बनी उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कुछ ही दिनों के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग जिसकी हमको आवश्यकता पड़ गई। तो सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, जहां से भी हम लोग ऑक्सीजन को इकट्ठा कर सकते थे सभी जगह से ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में पेशेंट्स तक पहुंचाने के लिए कार्य किए गए। 1000 मीट्रिक टन से ऊपर हम सब लोगों ने पूरे देश भर से ऑक्सीजन का निर्यात कर करके पेशेंट्स तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा कि सरकार की ये प्राथमिकता थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी पेशेंट अपनी जान ना गंवाए। तो इसको देखते हुए जहां से भी ऑक्सीजन मिली उसका पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को हम लोगों ने जुटाने का कार्य किया। अब आते जाते सामने हमारे जैसे ये ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसके चलते क्योंकि इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हुई, मैं इसका यही कारण मानूंगा कि कुछ गलत मेडिकेशन के कारण, जिससे खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये ब्लैक फंगस की ज्यादा बीमारी उनके सामने आ रही है। इस वजह से इम्यूनिटी के कारण यह फंगस ज्यादा फैल रहा है। और इसका भी इलाज मैं समझता हूँ कि एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है वो इसमें दिया जाता है, पोसोकोनाजोल टैबलेट्स इसमें दी जाती हैं। सरकार बिल्कुल सर, और उनका प्रोडक्शन और बढ़ाने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं और इनके इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, दवाइयों की कालाबाजारी ना हो, हर मरीज के पास टाइम से पहुंचे, लोकली अवेलेबल हो, उसके लिए सही मात्रा में इसका उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। और उम्मीद यही कि इस दिशा में भी सरकार काम कर रही होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।